फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये क्लास 6 का चैप्टर 8 है, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी 6 to 8 का एक एक चैप्टर का डिस्कशन करते हैं, साथ में हम लोग एमसीक्यू क्लास भी करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा इंटेंशन ये है केवल सिटी में जैसे कि आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है उसके लिए हमें जो है एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट को डिस्कस करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो देखिए, लोहे की औजार और खेती। तो जैसे कि लोहे का भी तो प्रयोग हम लोग का करना जो है ये आम बात है। हर चीज़ में हम लोग लोहे का प्रयोग करते हैं, और ये हम लोग का जितनी भी रोज़मर्रा की चीज़ें होती है ना, ये आपका लोहा से ही बना हुआ है। ठीक है, तो लोहे का प्रयोग जो है लगभग कितने साल पहले शुरू हुआ था? 3000 साल पहले शुरू हुआ था। और महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार जो है और हथियार जो है बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं। कब मिला है? तो महापाषाण काल में, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए करीब 2500 साल पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है, और इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों में फाल शामिल है। तो महापाषाण कब्र से क्या मिला है? लोहे का औजार मिला है। और लोहे का प्रयोग कितने साल पहले स्टार्ट हुआ था? 3000 साल पहले स्टार्ट हुआ था। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। देखिए, औजारों की सूची में आप देख सकते हैं, हसिया है, कुल्हाड़ी है, सरसी है, लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाओ जिनका आप उपयोग। नेक्स्ट है समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। और इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय जो है बनाए गए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं गांव में कौन रहते थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्से के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तो देखिए, गांव में 3 तरह का लोग रहता है। तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी लोग रहते हैं उसको हम लोग वेलाला कहते हैं। जो साधारण हलवाहो जो रहता है उसको हम लोग उनवार कहते हैं। और जो भूमिहीन मजदूर रहता है उसको हम लोग दास, कैडेशियर और आपका अदीमई कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि जो बड़े भूस्वामी जो रहता है तमिल क्षेत्र में उसको क्या कहा जाता है? तो वेलाला कहा जाता है। जो साधारण हलवाई रहता है उसको हम लोग उनवार कहते हैं। और जो भूमिहीन मजदूर रहता है उसको हम लोग दास, कैडेशियर और अदमई कहते हैं। तो देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता है। देखिए, जो गांव का प्रधान रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्राम भोजक कहते हैं। अक्सर एक ही परिवार के लोग जो है इस पद पर आपका कई पीढ़ियों तक जो है बने रहते हैं। यानी कि ये पद जो रहता है अनुवांशिक रहता है, बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद बेटा, इस तरीके से। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का जो सबसे बड़ा भूस्वामी होता है। गांव ग्राम भोजक का पद कौन धारण कर सकता है? तो जो गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी रहेगा वही। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें सौंप देते थे। कर वसूलने का काम किसे सौंपा जाता था? तो ग्राम भोजक को सौंपा जाता था। न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन आता है कि इसे क्या क्या काम जो है रहता है। तो पहला तो इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर जो है काम करते हैं। और इसके अलावा ये जो है कर वसूलने का भी काम करते हैं, और न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का भी काम करते हैं। ठीक है, तो ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें हम लोग गृहपति। यहाँ क्वेश्चन आता है, जो स्वतंत्र कृषक होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग गृहपति कहते हैं। इनमें ज़्यादातर जो रहता है छोटा किसान ही होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, और इनमें हम लोग दास कर। अब देखिए, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग दास कर्मकार कहते हैं, जिन्हें दूसरे की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। आप देखे होंगे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी खुद की ज़मीन नहीं होती, तो दूसरे की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलाते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग दास कर्मकार कहते हैं। अधिकांश गाँव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे शिल्पकार भी होते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। देखिए, तमिल की जो रचना है उसको क्या कहते हैं? संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना कितने साल पहले? तो 23 साल पहले हो गई थी। और इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है। संगम क्यों कहा जाता है इसमें? क्योंकि मधुरे के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता है। संकलन किया जाता है। गांव में रहने वाले की जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वो संगम साहित्य में पाया गया है। ठीक है, संगम साहित्य समझ में आया क्या है? तो ये तमिल की एक प्राचीनतम
प्रियतम रचना है और इसको संगम इसलिए कहा गया है क्योंकि मधुरै के कवि जो है इसको सम्मेलनों में इसका संकलन किया जाता था, इसलिए। नेक्स्ट जो टॉप पॉइंट है ये है आपका नगर। क्या कहती है कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व। तो जैसे देखिए यहाँ पे हम आपको बताएं ना, जैसे कि यहाँ पे ग्राम भोजक में स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आया था कि ये क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियाँ जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इसका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें ये बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बना, एक निर्धन की चतुराई, ठीक है, ये एक कहानी है। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या है, क्योंकि कभी कभी ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। जैसे प्रीवियस बहुत सारे चैप्टर में हम लोग डिस्कस किए हैं। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले के बिल्ली के लिए बेच दिया, सिक्के में। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया और उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाए तो वो बगीचा की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को ये कहकर इकट्ठा कर दिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन से पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहाँ उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको ये तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़े के साथ शहर में आ रहा है। ये सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का कट्टर मुझे दे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी न बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्टर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास ना मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। इस कहानी में आए व्यक्तियों की मतलब जो अभी तक इस कहानी में जिसकी भी डिस्कस किए गए हैं, ठीक है, उसके बारे में लिखना है। तो खैर ये हमारे काम का चीज़ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोत से भी पता चल सकता है। शहरों, गाँव या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहाँ लोग आते थे। यहाँ पे देखिए क्या है, सांची की मूर्तिकला। ये मध्य प्रदेश स्थित सांची की स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वो ईंट की बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से। क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है। इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थी। जैसे कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर जो है परकोटे से घिरे होते थे। जैसा कि तुम ऊपर की चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। ये वलय कूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय ये वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। सॉरी, थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गया। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक ना पाए हो। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरण द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्तनों पर वो गया उन सभी के बारे में उसने लिखा। मानचित्र अब उसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, बेरी गाजा, भरूच का यूनानी नाम की कहानी, ठीक है। तो देखिए हम एक बार एक एक
पॉइंट को यहाँ पे इसलिए डिस्कस करिए क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आता है, ठीक है ना, इसलिए। तो बेरी गाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और नवी स्थानीय मछुआरों ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के का आयात होता था। देखिए बेरी गाजा में किस किस चीज़ों की आयात होती थी। हिमालय की जो जड़ी बूटियाँ थी, हाथी दांत, गोमेद और कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा ईंट जो है यहाँ से निर्यात किया जाता था। तो राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन था, गायक किशोर था, सुंदर औरतें थी और अच्छे शराब थे और तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ जो है बेरी गाजा में आयात और निर्यात किया जाता था, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। आहत सिक्के से क्वेश्चन आता है। आहत सिक्के क्या है? तो आहत सिक्के जो है सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ठीक है, इसका देख लीजिए आकृति कैसी होती थी। तो आयताकार या कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। देख सकते हैं कि यहाँ पे सिक्के के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया है। पुरातत्वविद को इस युग में हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले और इसका यानी पूछा जाता है कि सबसे पुराना सिक्का कौन सा था, तो वो आपका आहत सिक्का था। ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा कि उसकी आकृति कैसी थी। तो चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता है। देखिए यहाँ स्टेटमेंट में आ सकता है कि इसको आहत सिक्का क्यों कहा जाता है भाई। तो देखिए चांदी या तांबे के जो सिक्के होते थे ना, उस पे विभिन्न आकृतियों को आहत करके बनाया जाता था, इसलिए इसको आहत सिक्का कहा जाता है। विनिमय के अन्य साधन, देखिए अब नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा, ये जो 25 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित है। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। तो देखिए कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन थी? तो मथुरा थी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। ये कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख है जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले का उल्लेख मिलता है। देखिए शिल्प तथा शिल्पकार, पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं और इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी, दक्षिण में मधुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र था और यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। तो याद रखिएगा कपड़े का उत्पादन जो है आपका उत्तर में वाराणसी में था और दक्षिण में मधुरै इसका प्रसिद्ध केंद्र था। किसका? तो कपड़े का उत्पादन का। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। और शिल्पकारों की श्रेणियों का काम जो है प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियों व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा कर रखते थे और इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि
आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था। देखिए सूत कातने, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये चीज़ कभी मत छोड़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको बनने का ज़्यादा चांस रहता है। जैसे उत्तरी काले चमके पात्र, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र है। इसको हम लोग NBPW कहते हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी और इन पर एक पतली काली लेप में लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसे चमक प्रदान करते थे। सूत कातने और बुनने के नियम, ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिखनियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता था। मतलब हर एक तरह के लोगों को यहाँ पे लगाया जाता था और इन्हें इनके काम की और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वो अपने दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती है और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती है। वो औरतें जो कारखाने तक जा सकती है, उन्हें अपना माल कारखाने तक तरक्की ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। मतलब आप समझ रहे हैं कि कितनी सख्त नियम था उस समय। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता था। बाप रे, बहुत ही देख सकते हैं। अगर अपना काम वो पूरा नहीं करती है, काम लेने के बाद अगर वो पूरा नहीं करती है तो उसके लिए उसे जुर्माना भी देना पड़ता था। और जुर्माना में क्या देना पड़ता था, तो उसका अंगूठा भी काट लिया जाता था। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडू, देखिए अरिकामेडू जो है आपका पुडुचेरी में है। और यहाँ पे रोम के बारे में दी जानकारी पर लगभग 2200 से लेकर 1900 साल पहले अरिकामेडू एक पत्थर था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बनाए एक ढांचा मिला है जो सभ्यता गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र की एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेंटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इस मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था, किंतु वो यही बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लेप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो सभ्यता कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर बाहरी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा की इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। रोम के साथ संबंध दर्शाने वाले साक्ष्य की सूची बनाओ। अन्यंत के बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये है क्या, ये यूरोप की सबसे पुराने शहर में से एक है, याद रखिएगा। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था और ये यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक एंगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर
का बनवाया। एगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। एगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल और एमिफ थिएटर बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ीनुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानघर भी बनवाए जहाँ स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानगारों, फव्वारों तथा घुसल खानों के लिए पानी लाया जाता था। ये बड़ी खुले रंगमंडल और एम्फी थिएटर और जलवायु सेतु इतने दिन तक कैसे बचे रहे। तो आप देख सकते हैं हम सारे एक एक पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस किया और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट था उस पर हम फोकस भी किए हैं। और इसका जो है एमसीक्यू क्लास जो है कंप्लीट हो चुका है और एमसीक्यू क्लास का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक बार हम चैप्टर डिस्कस कर दिए और जो हमारे सिटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट था उस पर हम मतलब कि उसका नोट्स अगर आप लेना चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।